नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कैंसर की वैक्सीन बन गई है। रूस ने दावा किया है कि उसने mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है। नाम है एंटेरोमिक्स। कहा गया है कि अर्ली स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स में इसे 100% सफलता मिल गई है। ये वैक्सीन आम वैक्सीन से थोड़ी अलग भी है। पहली बात तो ये कि ये उनके लिए है जिन्हें पहले से ही कैंसर है, और दूसरा, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। मतलब ये कि ये पेशेंट की ही ट्यूमर से निकाले गए आरएनए का इस्तेमाल करके उसके इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल से लड़ना सिखाती है। जाहिर है खबर बहुत बड़ी है और उत्साहजनक भी, लेकिन दुनिया भर में बहुत से एक्सपर्ट इस पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। मसलन क्लिनिकल ट्रायल का सैंपल साइज कितना है? रूस के मुताबिक उसने 48 लोगों पर इसका ट्रायल लिया है और इस ट्रायल में सभी मरीजों में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन सफल रहा है। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। ट्यूमर का साइज भी घट गया है या फिर बढ़ने से रुक गया है। लेकिन अब रूस में इसके इस्तेमाल की जल्दबाजी सी भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ जानकारों का कहना है कि 48 लोगों पर किया गया ट्रायल क्या काफी है? ट्रायल के तुरंत बाद मरीजों की स्थिति में सुधार हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या 10 से 12 महीने बाद भी इसका ऐसा ही असर रहेगा, या कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, या फिर वो कभी पलट के नहीं आएगा? तो ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं, यानी एक बड़ा ट्रायल शायद चाहिए। आपको ये भी बता दें कि इस तरह की वैक्सीन पर काम करने वाला रूस अकेला देश नहीं है। जर्मनी की बायोएनटेक और अमेरिका की मॉडर्ना भी इसी तरह की mRNA वैक्सीन पर काम कर रही हैं और क्लिनिकल ट्रायल के फेज 2 और 3 के आसपास हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में कैंसर की इसी वैक्सीन पर बात होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार और धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल में डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर कनिका सूद शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अंशुमन, खबर तो अच्छी है, एक बार पहले भी इस पर बातचीत हम कर चुके हैं, लेकिन अब रूस का दावा है कि उसने जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और उनकी दवा इस्तेमाल के लिए तैयार है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। हम लोग रेगुलरली इस पे चर्चा कर चुके हैं। देखिए, चाइना और रूस की स्टडी मेडिकल फैटर्निटी में हम लोग हर से पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं। उसका कारण क्या है कि दो ऐसे कंट्री हैं जो मेडिकल में भी पॉलिटिकल बेनिफिट ढूंढ लेते हैं। कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे, कुछ करेंगे। कैंसर वैक्सीन पे रिसर्च अभी नहीं, बहुत पुराने रिसर्च चल रहे हैं ऑलरेडी। यूरोप, आपने कहा ही, जर्मनी में चल रही है। इस रूस वाले वैक्सीन की जो बात कर रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें खास है। ये मेडिकल में मोस्ट वेलकम है, अच्छी चीज है। पहला इन्होंने किया कि जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक वैक्सीन नहीं बनाई। मतलब कि ये कैंसर वैक्सीन बना दिया और किसी में काम कर लो, ऐसा नहीं किया है। कोलोरेक्टल कैंसर का ट्रायल किया है। mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाया है। मतलब जिस मरीज को कैंसर है उसी मरीज का ट्यूमर डीएनए निकाल के वायरस के साथ मैच करके, mRNA मींस मैसेंजर आरएनए, ये जाके कोड मरीज के इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है। मतलब मैसेंजर जैसे पत्रवाहक होता है, जाके मैसेंजर देता है कि ये जेनेटिक प्रोफाइल का ट्यूमर है तुम्हारे अंदर, इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करो। और इसमें श्रिंकेज पाया है। ये बिल्कुल सच है, सैंपल साइज छोटा है। पहली स्टडी जब भी होती है उसका सैंपल साइज छोटा ही होता है। प्री क्लिनिकल में अच्छी रिपोर्ट आई है, ये भी बहुत सराहनीय है। अब इनको करना है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट विद गुड सैंपल साइज एंड मल्टीसेंट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ कि लंबे समय तक के रिजल्ट में ट्यूमर गायब रहे या श्रिंकेज में रहे। मल्टीसेंट्रिक मतलब रूस में नहीं, बाहर के कई हॉस्पिटल में इसको ट्रायल में लिया जाए और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम देखें कि इसका क्या रहा लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तब तो ये वेलकम की बात होगी। कैंसर के साथ दूसरी समस्या क्या है, जैसे कोविड के तौर पे इन्होंने किया है, इसीलिए मॉडर्ना भी इसमें आया हुआ है। mRNA बेस्ड का एक्सपर्ट है मॉडर्ना। जैसे कोविड में स्पेसिफिक बना रहे थे, वायरस अपना म्यूटेशन चेंज कर, सेम कैंसर के साथ है। कैंसर सिंपली क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को चकमा देना सीख लेता है, इसलिए इम्यून सिस्टम नहीं पकड़ पाता है। अब इन्होंने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन वैक्सीन करके कहा कि इसको चकमे को हम डिकोड करेंगे और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन कैंसर फिर रूप बदल लेगा, जिसको हम कहते हैं कैंसर में अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, दूसरा रूप ले लिया, जेनेटिक कोडिंग चेंज कर लेगा। ये हमारे लिए चैलेंज होता है। यही बार बार चैलेंज जितने भी कैंसर वैक्सीन हो रहे हैं उसमें यही चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद हमें रखनी है। आज न कल ये 2 चीजों से हमें उम्मीद है, वैक्सीन और जीन थेरेपी इन कैंसर। क्रिस्पर और सारा काफी तेजी से आ रहा है, उससे हमें उम्मीद है और जल्दी कुछ अच्छा होगा।
डॉक्टर कनिका, एक तो ये भी सवाल मन में आएगा आम दर्शक के कि इसे वैक्सीन बोलें कि दवा बोलें, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें ऑलरेडी कैंसर है, फिर उन्हीं का आरएनए निकाल के उन्हीं में इंजेक्ट करके, और वो जो पूरा टेक्निकल डॉक्टर अंशुमन ने समझाया, तो वैक्सीन तो हम ये मानते हैं कि अमूमन लगा दिया तो फिर कोई बीमारी नहीं होगी। ये तो बीमारी होने के बाद दी जा रही है, तो फिर ये वैक्सीन हुई कि दवा हुई? तो अगर हम वैक्सीन की बायोलॉजी में जाएं तो टीकाकरण आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को सशक्त करता है। तो उस लैंग्वेज से तो ये वैक्सीन है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वही है कि आप जो है एमआरएनए को कोच कर रहे हैं ट्यूमर सीक्वेंसिंग करके स्पेसिफिक, कि ये गंदे सेल्स हैं या ये प्रोटीन खराब है, इसके प्रति आपको लड़ना है और इन सेल्स को आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो टेक्निकली बाय द बुक तो ये वैक्सीन ही कहलाएगी, पर ये प्रिवेंटिव ना होकर एक थेराप्यूटिक वैक्सीन है। इसे ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और ये चीज बहुत अच्छे से डिस्कस भी हुई है कि ये स्पेसिफिक है। जो ये एंटेरोमिक्स है, ये कोलोरेक्टल बड़ी आंत के कैंसर के प्रति ही इसकी रिसर्च हो रखी है। और जितनी भी स्टडीज होती हैं मेडिकल साइंस में, वो 3 चरणों में होती है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जब तक दवा फेज 3 के ट्रायल में अपनी जो है दिखा नहीं देती है एफिकेसी, तब तक उसको अप्रूवल्स, ड्रग रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कमर्शियल अवेलेबिलिटी होना मुश्किल होता है। तो अभी इसने केवल पहला चरण क्रॉस किया है। फेज 1 में इसने दिखाया है कि इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। इम्यून रिस्पॉन्स मेडिकली रेलेवेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ट्यूमर सेल्स और बॉडी इम्यूनिटी आ रही है बट ट्यूमर सेल्स के प्रति, बट क्या वो सस्टेन रह रही है, क्या वो ट्यूमर जड़ से खत्म कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये सवाल है इस वैक्सीन के प्रति अभी। जी डॉक्टर अंशुमन, एक सवाल ये आ रहा है मन में कि ये चलिए वैक्सीन कहें दवा कहें, मैम ने बताया कि कैसे वो मेडिकली उसे एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन चूंकि ये एक इंडिविजुअल से पहले उसका आरएनए निकालेंगे, फिर उसके साथ जो भी करेंगे उसे दोबारा इंजेक्ट करेंगे, तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी ना तो ये सीधी सरल है, और मुझे लगता है कि ये कोई सिंपल जैसे एक वैक्सीन हमें लग जाती है जो अब कोविड में सबने देख ही लिया, जो नहीं भी जानते होंगे, क्या ये वैसा प्रोसेस रहेगा, मतलब सिंपल वैक्सीन लगाने जैसा? और दूसरा कॉस्टिंग, मैंने कहीं पढ़ा कि कोई 3 लाख रूबल के आसपास इसका कॉस्ट है। जी बिल्कुल, देखिए टेक्निकली भी और परिभाषा के तौर पे वैक्सीन ही कहा जाएगा, इसलिए कि कोई ऐसा तत्व हम बाहर से नहीं दे रहे हैं जो कैंसर पर जाकर अटैक करेगा। नंबर 1, वैक्सीन के डेफिनेशन में प्रिवेंटिव वैक्सीन, जैसे कोविड जिनको नहीं हुआ था उनको हम लगा देते ताकि कोविड ना हो, एंड थेरेपेटिक वैक्सीन मतलब ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन। क्यों कहेंगे वैक्सीन? ट्यूमर का मैसेंजर आरएनए निकाल के आपने दिया, लेकिन बॉडी के इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए दिया। इफेक्टिव कौन सा हुआ? बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम कैंसर को किल करने लगा। तो वैक्सीन का रोल कुछ नहीं था एक्सेप्ट कि इम्यून सिस्टम को जगा दे, और जो चकमा देने की प्रक्रिया चल चुकी थी बॉडी में उसको अनमास्क कर दे और उस पर ट्रीटमेंट। तो ये तो ये हुआ कि वैक्सीन में ही आएगा, इसको दवा नहीं कह सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट की। रिगार्डिंग ड्रग कॉस्टिंग इसकी आएगी। उसके कारण क्या है कि आपको याद होगा, आपके साथ ही हमने प्रोग्राम किया था टीएमएच में, जो उन्होंने रिसर्च करके भी निकाला था, उसमें लेंटीवायरस कार्ड थेरेपी में लेंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। लेंटीवायरस एक वायरस ही है, बाहर से प्रोक्योर करना है, उसके प्रोसेसिंग की मशीन काफी महंगी होती है। इसलिए जब भी एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन या ट्रीटमेंट की बात होगी तो इलाज ये सस्ता नहीं हो सकता है। कस्टमाइज इलाज है तो और भी महंगा होगा, कि ऐसा नहीं होगा एक फॉर्मूला हमने बना लिया और सारे मरीजों पे काम कर जाए तो वॉल्यूम में इसकी कॉस्ट हम कम कर दें, ये भी नहीं हो सकता है। हर मरीज का स्पेसिफिक उसकी दवा निकालनी पड़ेगी, वैक्सीन निकालना पड़ेगा, तब इलाज होगा। तो स्टार्टिंग में कॉस्टिंग रहेगी। जब इन चीजों की एबिलिटी कॉमन हो जाएगी और मल्टी सेंटर, कई सेंटर पे एक ही साथ काम होने लगेगा, तो वॉल्यूम के कारण हम इसकी कीमत कम कर सकते हैं, पहले कीमत ज्यादा ही रहेगी। ओके डॉक्टर कनिका, क्या हम इस वैक्सीन या जो भी कुछ रशिया में हुआ या और भी देशों में ट्रायल चल रहे हैं, एक कदम आगे बढ़े? मतलब अभी आज कैंसर के इलाज के लिए क्या है, आप दवाइयां देते हैं उनको या फिर आप कीमोथेरेपीज देते हैं जो कि अच्छे और बुरे हर सेल को मारती है, जो मैं समझाया इस एमआरएनए वाली टेक्निक में कि ये जाके सिर्फ गाइडेड मिसाइल की तरह काम करेगी, ये उन्हीं कैंसर सेल्स को अटैक करेगी जिसको करना चाहिए। तो क्या हम एक कदम आगे बढ़ गए ये माने, मतलब उसकी शुरुआत हो गई? शुरुआत तो बहुत
पहले हो गई थी। हमारे पास ऑलरेडी प्रोस्टेट कैंसर के लिए वैक्सीन है, जिसकी शायद अभी इतनी जिसको कह सकते हैं प्रोजेक्शन नहीं मिली है। ऑलरेडी मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर्स में सेल बेस्ड वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उन केसेस में जो मेडिसिन से काम नहीं हो पा रहा है। तो एक तो कमर्शियली वो अवेलेबिलिटी उसकी बहुत लिमिटेड कंट्रीज में है। ग्लायोब्लास्टोमा ट्यूमर्स में भी फेज 2 ट्रायल्स वैक्सीन को लेके ऑलरेडी हुए हैं। तो ये पहला सक्सेस तो नहीं कह पाएंगे, पर क्योंकि इनके इम्यून रिस्पॉन्स रेट्स 100% हैं, और दूसरा जो जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा जो फार्मा रेस चल रही है, आई थिंक उस रेस में प्रोजेक्शन के रिजल्ट्स को ज्यादा उछाला भी जा रहा है, तो इसलिए सारा ध्यान इसकी तरफ केंद्रित हो रहा है। बट ऑलरेडी बहुत कंट्रीज में काम हो रहा है इस वैक्सीन को लेकर, और हमारी अपनी कंट्री में भी mRNA वैक्सीन को लेके रिसर्च हो रही है। सो डेफिनेटली क्रिस्टल बॉल में अगर देखें तो द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। बट जब तक हम सेलुलर लेवल पे हिट्रोजेनिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें एड्रेस नहीं कर सकते, तब तक हमारे पास रामबाण इलाज नहीं है। क्योंकि जब ये स्टडीज होती हैं, कॉकेशियंस में रिजल्ट अलग हो सकते हैं, एशियंस में रिजल्ट अलग हो सकते हैं, तो रेप्लिकेबिलिटी, आपका सेम रिजल्ट बाकी जनता में भी दिखेगा तो ही वो कमर्शियली वायबल होगा। अदरवाइज वो लैब तक ही सीमित रह के वही जो है उसके जो रुझान है वो वही रह जाते हैं, वो क्लिनिक का मुंह नहीं देखता, रियल वर्ल्ड में नहीं आ पाता है। तो डॉक्टर अंशुमन, मेडिकल में अभी तक हम जितना जानते हैं या मेडिकल साइंस को जितना भी अभी तक जाना गया है, उसके लिहाज से क्या कैंसर जैसी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाना थ्योरेटिकली सही पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अपफ्रंट एक सिंगल लाइन में बिल्कुल संभव है। उसका कारण सिंपल समझिए कि कैंसर कर क्या रहा है, हमारे अपने इनबिल्ट इम्यून सिस्टम को धोखा दे रहा है, चकमा दे रहा है। जैसे आपको याद होगा ओमिक्रॉन स्टिल्थ वायरस कहा गया था, स्टिल्थ ओमिक्रॉन मतलब चकमा देने वाला ओमिक्रॉन, इम्यूनिटी रहने के बावजूद भी इंसान को चकमा दे। सेम कैंसर करता है, अंदर की कोशिकाएं पनपने लगी बेतरतीब, असामान्य वृद्धि होने लगी, हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने लगा। वैक्सीन का यही काम होगा कि उस कैपिंग को, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर हुडी पहने हुए था, कैप लगाया हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, इसलिए उसको पहचाना नहीं जा रहा था सीसीटीवी कैमरे में। अब जो हमने वैक्सीन दिया, इम्यून सिस्टम को ऐसा एक लेजर या गाइडेड चश्मा दे दिया, उसको पहचान के उसको कैच किया, कैच करके किल कर दिया। दो तीन फायदे, जो चकमा दे रहा तो वो खत्म हुआ। दूसरा, अनवांटेड नॉर्मल ह्यूमन सेल्स पे जैसे कीमोथेरेपी काम कर जाती है तो साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, इसमें नहीं होगा, क्योंकि जहां पे रिसेप्टर होगा वहीं ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम को तैयार करके भेजेगा, उस पर काम करेगा। और ये काफी करीब हम आ चुके हैं, मेडिकल साइंस रिसर्च में अपने काफी करीब है कैंसर वैक्सीन के। प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन तो आ ही चुकी है, अनगिनत है कई बीमारियों में। जो थेरेपेटिक कैंसर वैक्सीन, लिम्फोमा, प्रोस्टेट कैंसर, मिलानोमा, और जो इन्होंने अभी ट्रायल किया कोलोरेक्टल कैंसर, इन चारों में काफी देश आगे काम कर चुका है, बहुत जल्दी इसके नतीजे आ जाएंगे। जी, तो मैं थोड़ा सा सवाल और आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने समझाया कि कुछ प्रिवेंटिव वैक्सीन ऑलरेडी हैं, आपने एक का नाम भी लिया, और इनफैक्ट एचपीवी के लिए भी जो है आजकल बच्चों को, जो लड़कियों को जो दिया जा रहा है वो भी है। अभी उस चीज में कितना वक्त है? जैसे हमने वैक्सीन लगा के पोलियो को खत्म कर दिया या उसे आने से रोक दिया, कैंसर को हम उसके दरवाजे पे ही रोक पाएं? डॉक्टर कनिका। तो जो कैंसर है ना वो बहुत ही हिट्रोजेनस बीमारी है। जो पोलियो है उसमें दुश्मन एक है, आपको स्ट्रेन्स पता है कि यही एक स्ट्रेन है और आप पूरा का पूरा अपना आर्मामेंटेरियम उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। बट कैंसर के, अगर आप एक कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो उसमें भी लगभग 25 से 30 विभिन्न प्रकार के कैंसर्स होते हैं। तो एक सिंगल ड्रग वैक्सीन इसके प्रति काम करेगा वो तो अभी एक सपना है। बट डेफिनेटली जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ डेवलपिंग कैंसर है, जो म्यूटेशन लेवल पे जो रिसर्च हो रही है, वहां पे आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे पास कुछ सेल्युलर थेरेपीज ऐसी आ पाए जिसके वजह से हम उन म्यूटेशंस को रिपेयर कर पाए ताकि कैंसर हो ही ना। क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, हमें पता है वो एक ब्रैका एंटीजन होता है जो जेनेटिक उन वालों में आइडेंटिफाइड है कि उनमें हो सकता है। तो अगर आप सेलुलर लेवल पे उस म्यूटेशन को रिपेयर कर पाएं और कैंसर को प्रकट ही ना होने दें, तो ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एक प्रिवेंटिव की तरह काम कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ प्रिवेंशन नहीं, बट थेरेप्यूटिक वैक्सीन हमारे पास स्टडी के लिए अवेलेबल हो रही हैं इन आने वाले समय में इन लैब से। बट जो प्रिवेंटिव है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास है हमारे देश में उसका भी इस्तेमाल पूर्ण तरह से हो नहीं रहा है। खासकर जो एचपीवी वैक्सीन है
हम केवल ये मान के चलते हैं कि बच्चेदानी के मुख्य कैंसर्स के प्रति सुरक्षा होगी। एचपीवी वैक्सीन कम से कम 8 कैंसर्स के प्रति सुरक्षित करती है और ये न केवल बच्चियों को लगना चाहिए, ये जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, ये लड़कों को भी लगना चाहिए। तो जो अवेलेबल है उसकी यूटिलाइजेशन भी अभी हम फुल पोटेंशियल में नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो जैसे एमआरएनए आएगा, उसकी कॉस्टिंग होगी, उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इस पे भी होगी कि हमारी अप्रूविंग अथॉरिटीज उसको हमारे देश के लिए मान्य करती हैं कि नहीं। जी, तो डॉक्टर अंशुमन, कई बार मैं थोड़ा और इसमें आगे बढ़ता हूँ। आपसे जब बात होती है तो अब तो आप लोग कहने ही लगे हैं कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हो क्यों रहा है कैंसर? क्योंकि हमारे जीवन शैलियाँ बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। उन लोगों को भी हो जा रहा है जिनके अंदर कोई ऐसा नहीं कि तंबाकू खा रहे हैं या अन्य कोई इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ रहने वालों को भी कैंसर हो रहा है। कई बार कॉज में हमारा खान पान, हमारी हवा, हमारा पानी, हमारा प्रदूषण। तो क्या उस स्टेज पे जाकर कुछ बॉडी में इस तरह की दवाएं नहीं डाली जा सकती कि जिन चीज़ों से, मान लीजिए प्रदूषित खाने से, प्रदूषित हवा से, प्रदूषित पानी से हो रहा है, वहीं पे जाके इसका इलाज ढूंढा जाए, उस लेवल पे जाके शरीर के अंदर? मतलब ये जस्ट मेरा एक लेमन थॉट है, बाकी आप बताएंगे सर। नहीं, लेमन थॉट है, लेकिन सच में ये पब्लिक कनेक्ट का ही थॉट है कि भाई कैंसर हो क्यों रहा है, बेतरतीब बढ़ रहा है। सच में कैंसर क्या है? शरीर के अपनी कोशिकाओं का बेतरतीब असामान्य वृद्धि होने लगे और चकमा दे के एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्षमता हो जाए। उदाहरण के तौर पे हमारे बीच के लोग कुछ आतंकवादी बन जाएं, अपने लोगों को मारने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने लगे, वहां पे जाके आतंक करें। यही कैंसर है। दूसरा क्या हुआ, जो हमारा पुलिस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम था बॉडी का, P53 जिसको मॉलिक्यूलर पुलिसमैन कहते हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम, नेचुरल किलर सेल, मास्क से, ये सारे आपके इनएक्टिव हो जाए। मतलब पुलिस या तो दुर्बल हो जाए या वहां उपलब्ध नहीं हो इसको चेक करने के लिए। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम हमारा सुरक्षित हो और स्वस्थ हो, दो ही चीजें चाहिए। आज सोचिए कि कैंसर क्यों बना। जैसे आतंकवादी की उपमा दी मैंने, आपने प्रताड़ना अपने शरीर पे बढ़ा दी, बार बार प्रताड़ित करते रहे, लेकिन कोई भी ऐसा साधन नहीं बनाया कि डिफेंस सिस्टम को हम रिपेयर करें और उसको जागरूक करें। तो हमें अगर कहिए कि नेचुरली गिवन डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है ह्यूमन बॉडी के अंदर कि अगर आज का वातावरण, परिवेश को देखें तो मुझे आश्चर्य है कैंसर इतना कम क्यों हो रहा है। कैंसर ज्यादा होना चाहिए। सोचिए प्रकृति प्रदत्त कितना बड़ा इम्यून सिस्टम दिया हुआ था। तो अपने जीवन शैली को सामान्य रख के बैक टू बेसिक मिनिमलिज्म के प्रिंसिपल से सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा वैक्सीन नहीं है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि अगर मान लीजिए नहीं रख पा रहे फिर भी कैंसर की संभावना बन रही है, वो उम्मीद हमें जीन थेरेपी से है कि प्री कैंसर स्टेज में ऐसा डिटेक्ट हो जिसमें जीन एब्नॉर्मल हुआ, जीन थेरेपी से हम उसको रिवर्स करें, अब इस व्यक्ति का कैंसर में डेवलप होने की पोटेंशियलिटी को भी हम रोक दें और वापस नॉर्मल डीएनए कर दें। ये जरूर रिसर्च का पार्ट है, चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी ये रिसर्च आ भी जाए। जी, तो थोड़ा और ये जीन थेरेपी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने बताई। अक्सर हम अभी इतनी बातचीत में आगे नहीं पहुंचे हैं कि डे टू डे में इस पर बात करें या कार्यक्रम करें, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि आपने अपनी उस पुलिस को वीक कर दिया जो पहले इन सब चीज़ों से लड़ती थी। अमूमन जो एक जनरल डॉक्टर से मैंने पहले सुना था वो यही कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल्स हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं सिंस आवर बर्थ, लेकिन हमारा इम्यून थ्रू आउट लाइफ उनसे लड़ने लगता है। अब कैंसर इसलिए बढ़ने लग गए कि जो लड़ाई करने वाले थे वो वीक पड़ रहे हैं। वो वीक तो क्यों पड़ रहे हैं? वो हमारी वजह से ही पड़ रहे हैं। लाइफस्टाइल एक बात है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, इस पर थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद, ताकि हम कैंसर को अच्छी तरह समझ जाएं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, जहां पर बात हो रही है कैंसर वैक्सीन की, जिस पे रूस ने दावा किया है कि उसने सफलतापूर्वक mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड कैंसर वैक्सीन बना ली है, जो क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेसफुल रही है फेज़ 1 में, और अब जल्द ही उसका इस्तेमाल रशिया में शुरू हो सकता है। और उस पर काफ़ी सारी बातचीत ब्रेक से पहले हुई। डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर कनिका हमारे साथ, और बात निकलते निकलते कैंसर तक आ गई। डॉक्टर कनिका, बहुत पुरानी सेइंग है मेडिकल फील्ड में इन जनरल भी कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अभी डॉक्टर अंशुमन ने जो बात की, तो एक तो कैंसर से लड़ने का वो तरीका जो हम ये वैक्सीन और इन सब की बातें कर रहे हैं, और दूसरा वो प्रिवेंटिव साइड, और वो भी बहुत बेसिक प्रिवेंटिव साइड। हो सकता है कि मैं हवा चेंज ना कर पाऊँ, पानी चेंज ना कर पाऊँ, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। क्या वो मैं अगर अपने अंदर चेंज कर लूँ या करने की कोशिश करूँ तो मैं प्रिवेंटिव स्टेज को, कैंसर सेल्स को अपने अंदर डेवलप होने से रोक सकता हूँ? इज़ इट मेडिकली पॉसिबल? एब्सोल्युटली। हम लोग
40 से 50% कैंसर्स खुद कमाते हैं। वी अर्न आवर कैंसर्स, क्योंकि लाइफस्टाइल और हमारे खान पान में इतनी चीजें हम गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहे हैं। अगर आजकल के सिनेरियो में आप देखें तो हमारे खान पान, हमारी जो थाली है उसके अंदर प्रोसेस्ड फूड की मात्रा बढ़ती जा रही है और रेशेदार रंगीन फल सब्जियां कम होती जा रही हैं। और जो फल सब्जियां हमारी थाली में आ भी रही हैं उनमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का उपयोग हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जिससे अंदर कैंसर कारक तत्व हमारे शरीर में बढ़ रहे हैं, तो इन पे रोक होनी आवश्यक है। दूसरा, हमारे लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। मतलब अब ये दौर आ गया है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप क्लिक ऑफ अ बटन पे आप अपने घर पे हर चीज मंगाते हैं। बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया है। व्यायाम तो दूर की बात है, आपकी रूटीन एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। तो जो चर्बी बनती है शरीर में, खासकर जो पेट का मोटापा है, इन सब कारणों से कैंसर अधिक हो रहा है। खासकर पेट के मोटापे की अगर बात करें तो 4 अलग कैंसर अधिक हो सकते हैं: यूट्राइन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर। तो इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, आपके शरीर में जो पुलिसमैन है उनको सशक्त करने के लिए आपको शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं आपके रंगीन फल और सब्जियों से। अगर आप एक एटलीस्ट 5 से 7 तरह के रंगीन फल सब्जियां अपने भोजन में रखते हैं तो आप अपने शरीर को सशक्त करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज भी आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करती है। तो जो आपने कहा कि कैंसर बनता है, बिल्कुल सत्य है। आपके शरीर में कैंसर सेल्स जो बनते हैं आपकी अपने बॉडी इम्यूनिटी सेल्स की वजह से किल कर दिए जाते हैं। हमें उन इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाइफस्टाइल अपना डेफिनेटली इंप्रूव करना पड़ेगा। बाकी तो देखिए, ये नेशनल लेवल इश्यूज हैं कि पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक्स, जो हमारे वातावरण में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा बढ़ रही है, उसके चलते कैंसर के अलावा पीसीओडी, ओबेसिटी, बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं। सो वी रियली नीड टू हील आवर एनवायरनमेंट। आई थिंक टू हील द ह्यूमैनिटी, यू हील द एनवायरनमेंट फर्स्ट। राइट। और क्विकली अंशुमन साहब, ये सारी बातें भी हो गई, जैसा मैंने कहा बहुत सारे ऐसे लोगों में भी कैंसर निकल रहा है जो इन सारे पैरामीटर्स पे अच्छे होंगे, ना वो गलत खा रहे हैं ना गलत पी रहे हैं, तंदुरुस्त भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर क्या वहाँ जीन के इश्यूज आ जाते हैं? जेनेटिक कैंसर सिर्फ 5 से 15% कैंसर, सारे कैंसर को मिला दे तो जेनेटिक है 5 से 15%। 85% कैंसर का कारण हम बाजार से खरीद के लाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमें कैंसर डेवलप हो। वो बिल्कुल प्रिवेंटेबल कैंसर है और जितना कॉम्प्लेक्स लगता है कैंसर, प्रिवेंशन उसका उतना ही साधारण है। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, बैक टू बेसिक्स। अपने रूट को पहचानिए। विदेश में, यूरोप में कितने केसेस ऐसे दिखा दिए, रेडिकल रेमिशन, बिना किसी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के कैंसर वापस कर दिया गया। लेकिन भारत के लिए मैं ये फॉल्स होप इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि आपके आसपास इतने कार्सिनोजेंस घिरे हैं, आप समझ लें रेडिकल रेमिशन कर लेंगे, इम्पॉसिबल है आपके लिए। तो जरूरत है होलिस्टिकली इस कैंसर को समझने की, इसके रोकथाम की समझने की, इलाज को, और इलाज के बाद रिलैप्स ना हो, रेकरेंस ना हो, इसको भी हम रोक सकते हैं अगर नेचुरल प्रोसेस को भी हम पूरी तरह समझ लें। जी, बहुत अच्छी बात। आप लोगों से बहुत अच्छी जानकारी मिली, खासतौर पे क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत की थी उस वैक्सीन से जो रूस ने डेवलप की, उसके बारे में तो हमने बात की, लेकिन धीरे धीरे बात जहां पहुंची, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 85% कैंसर हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं। तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस, ये तो हमारे अपने हाथ में। हाँ, जैसा मैम ने कहा कि इन्वायरमेंट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद हम चाह के डायरेक्टली तो नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए एक बड़ा और कलेक्टिव एफर्ट चाहिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अपने लेवल वाले एफर्ट भी हो गए। 50% से ज़्यादा इंश्योर तो आप कर लोगे कि आप इस बीमारी से, आपके आसपास के लोग इस बीमारी से दूर रहें। बातचीत इसमें बहुत लंबी लगेगी, लेकिन आज फिलहाल वक्त यहाँ समाप्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर कनिका। और अवेयरनेस आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ऐसी बातचीत से हम वही लाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।